Eyes of my dear friend Kailash a gem of a person. We worked together for a long time. May his soul rest in peace and give courage to bear this irreparable loss for his family and friends. I am speechless. Om Shanti. देवेंद्र गुप्ता रंगकर्मी, साहित्यकार, रंगालोचक, सेतु पत्रिका के संपादक। 20 जनवरी 2024 की सुबह 5 बजे डॉक्टर कैलाश आलूवालिया साहित्य और रंगमंच की दुनिया को वीरान करके चले गए। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और बॉम्बे तक उनके देहावसान की खबर से सन्नाटा पसर गया। शोकग्रस्त नामी गिरामी दोस्तों, रंगमंच, फिल्म और लेखकों की हस्तियों को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उत्तरायण काल में उन्होंने नश्वर देह का त्याग कर दिया और हंस अकेला अनंत उड़ान भर गया था। 30 जनवरी 1937 को डॉक्टर कैलाश का जन्म कांगड़ा जिले के ढुरक गांव में हुआ था। बचपन के दौरान उनका गांव विकास की बलिवेदी पर चढ़ा दिया गया था। पौंग बांध के निर्माण में उनका गांव भी अधिग्रहण की चपेट में आया और देखते ही देखते उनका गांव पौंग बांध में समा गया। विस्थापन की इस टीज को उनकी अंग्रेजी में लिखी बैरेज ऑफ मेमोरीज एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए पौंग एमोस्टी और अन्य रचनाओं तथा कहानियों उस कविताओं में देखी जा सकती है। एक बार उन्होंने जिक्र किया कि जब पौंग बांध बना और उनका गांव जलमग्न हुआ तब ऐसा लगा कि गांव डूबा ही नहीं, पर जितना पानी भर गया उतना तो हमारी आंखों से बह गया था। प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उनका परिवार चंडीगढ़ आ गया था। पढ़ाई के साथ साथ तरुण कैलाश ने चंडीगढ़ के साहित्यिक सांस्कृतिक माहौल में दस्तक देनी शुरू कर दी थी। 1954 में पहली बार चंडीगढ़ में कोणार्क नाटक खेला गया था, जिसका निर्देशन डॉक्टर वीरेंद्र मेहदीरता ने किया था और नायक विश्व की भूमिका डॉक्टर कैलाश ने निभाई थी। इस तरह उनको चंडीगढ़ रंगमंच का प्रथम नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। नाटककार मोहन राकेश, रंग समीक्षक और कथाकार वीरेंद्र मेहदीरता और अतुलवीर अरोड़ा जैसे साथियों के साथ खूब बैठकें जमती थी। बाद में युवा कैलाश को जब हिमाचल में अध्यापन का कार्य मिला तो अपनी रंगमंचीय लेखकीय अभिरुचियों के चलते मधुर व्यवहार से हिमाचल के साहित्यिक माहौल को और रंगमंच को उन्होंने 35 वर्ष से अधिक समय देकर खाद पानी दिया। अध्यापन के अतिरिक्त उन्होंने हिमाचल के यूनिवर्सिटी और कॉलेज रंगमंच की दशा और दिशा संवारने में अन्यतम योगदान दिया। उनके समारे रंगकर्मियों में अनुपम खेर, विजय कश्यप, जवाहर कौल, देवेंद्र गुप्ता, ओम पॉल, जॉली, जावेद आदि के अतिरिक्त और भी कई रंगमंची रंगकर्मी ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए। मुझे भी उनके निर्देशन में कई नाटकों में अभिनय का मौका मिला था। वो अत्यंत मेरा बड़ा सौभाग्य है कि प्रोफेसर कैलाश जी के साथ मैंने जब जिंदगी में रंगमंच शुरू किया तो शायद पहला ही नाटक था मेरा, वो जहाँ तक मुझे याद है, कोणार्क। योगेश गंभीर जी ने उसको निर्देशित किया था और अकेडमी ने उसको प्रोड्यूस किया था। हमको कुछ पैसे भी उसके मिले थे, गवर्नमेंट का ड्रामा था वो। कैलाश जी उसमें प्रधान शिल्पी बने थे। देवेंद्र जोशी जी मेरे बड़े भाई, जो जिनका भी स्वर्गवास हो गया, वो उस मुख्य अधिकार थे और मेरी भूमिका एक भाला लेके खड़े होने वाली थी। तो मुझे अभी अभी बहुत ही याद आ गया था वो नाटक, जब मैंने अभी कबीर नाटक में एक रोल अदा किया। उसमें जब मैं एंट्री करता हूँ तो एक शख्स, एक एक्टर भाला लेके खड़ा होता है, तो मैं हमेशा उससे यही कहता था, भाई मैं भी ऐसे ही पहले रंगमंच में नाटक में पहले नाटक में ऐसे ही खड़ा हुआ था और मैं बहुत उससे प्यार करता था, करता हूँ, मतलब वो तो अभी है। तो कैलाश जी के साथ मेरा बड़ा सौभाग्य कि मैंने वो कोणार्क नाटक में उनके साथ अभिनय किया। बेशक रोल छोटा था, तो रोल तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, रोल तो सारे अहम होते हैं। और वो जो जैसा सभी ने कह दिया, ही वॉज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही मोहन, बड़े इतना प्यार से कहते थे वो कि शायद ही किसी ने मेरे से मोहन इतने प्यार से कहा।
बहुत अच्छा मानते थे मेरे को बड़े अच्छे लगते थे, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उनसे कोई बातचीत, पर वो जब शहर छोड़ गए और ज़्यादा मेरे से, और कमार के बाद तो कभी कभार वो मेरे को माल रोड में घूमते हुए मिल जाते थे। नाटक में तो कभी ना तो मैंने उनके साथ काम किया, ना कभी ऐसा मौका लगा कि हम दोनों ने एक साथ कोई एक्ट किया हो या उनके निर्देशन में मैंने काम कर पाया हूँ। पर मुझे उनकी बहुत याद आती रही, हमेशा आती रही, और संक्षेप में मैं यही प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को परम शांति मिले, और उनके जो दिखाए हुए रास्ते पे हम जितने भी आगे नाटककार आ रहे हैं, बच्चे आजकल के आ रहे हैं, वो सब उसी रास्ते पे चलें। जितने वो सॉफ्ट स्पोकन थे, वैसे ही हम सब सॉफ्ट स्पोकन बनने की कोशिश करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपनी तरफ से भी और उनके परिवार की तरफ से भी। वो हमारे जीजा जी लगते थे, और राजमोहिनी जी हमारी सिस्टर हैं, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो आना भी चाहते थे इस आयोजन में जो आपने ये सभा रखी थी, बट व्यस्तता के कारण वो आ नहीं पाए। मैं यहाँ बैठे बैठे अनुभव कर रहा था उनकी उपस्थिति का। जब आप कुछ कह रहे थे, कुछ उनकी बारे में आप बात कर रहे थे, उनके अनुभव साझा कर रहे थे, उनके साथ जो आपने क्षण बिताए हैं उनको हमें अनुभव करा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था वो मेरे नज़दीक बैठे हुए हैं और वो मेरी कान में बात कर रहे हैं। वो बड़े सौम्य स्वभाव के तो थे ही, सभी जानते हैं, बट बहुत गहराई थी उनमें, हर चीज़ में उनकी बहुत गहराई थी। जब भी कभी मिलना होता था तो वो बैठ करके कुछ नई बात जो हमें मालूम नहीं होती थी हमारे परिवार के बारे में, उसका वो जिक्र करते थे। अभी जब वो अपनी आत्मकथा लिख रहे थे तो कई बार उन्होंने फ़ोन पे चर्चा करनी और पूछना कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये फैक्ट्स ऐसे ही हैं, इनमें कुछ फ़र्क तो नहीं है। वो वंशावली तैयार कर रहे थे तो उसमें भी वो जो कर रहे थे तो उसके बारे में भी उन्होंने पूछा कि ये मेरे को शायद ठीक ही याद है, मैं जो ये लिख रहा हूँ। मेरे बड़े भैया को उन्होंने वो भेजी कि इसको ज़रा चेक कर लेना, ये सब ठीक ठाक है या नहीं है। मैंने उनको सबसे पहले जब हमारी सिस्टर के साथ उनकी मैरिज हुई, यहाँ जो ये सूरजंग घर है उसमें पहली बार देखा। और वो शिमला में ही उन दिनों थे। उन्होंने अपना जो नौकरी शुरुआत करी थी वो एसटी स्कूल से उन्होंने करी थी एज टीचर, और उसके बाद उन्होंने बहुत तरक्की करी। बहुत जैसे होता है ना कि धीरे धीरे एक सोपान के बाद दूसरा, कौन सी एज में थे वहाँ पे वो, एसडी में कुछ ध्यान है आपको? ये 65-66 के आसपास की बात है। ये उनकी मैरिज 66-67 में हुई थी, और वो हमारे लिए ना एक रोल मॉडल भी थे। और आलूवालिया बिरादरी के लिए, शिमला में हमारे ना आलूवालियाज काफ़ी थे, उस बिरादरी के लिए भी एक वो रोल मॉडल की तरह काम करते थे। और उनका हमेशा ये रहता था कि जो बिरादरी है वो आगे बढ़नी चाहिए। और उनकी जो आत्मकथा है उसमें भी आपको ना उसके बिंब मिलेंगे कि वो क्या चाहते थे, उनकी क्या कल्पना थी, और वो जो उनका जो एक अनुभव था वो बड़ा व्यापक था। गांव के साथ, फिर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ चंडीगढ़ में रहना, वहाँ पर अपने मंच पर आने की शुरुआत करना, उसके बाद शिमला में आना, और शिमला में आकर के वो इतने सौम्य थे। मुझे लगता है कि जब मैं ये सुन रहा था कि उनके साथ कितने लोग जुड़े और आगे बढ़े, तो उसका कारण मेरे को लगता है उनकी एक तो सौम्यता थी, और उनकी जो एक पकड़ थी चीज़ों पे, बड़ी गहराई थी उसमें। वो अनुभव वो साथ लेके आते थे। और जब मैं सिस्टर से बात कर रहा था तो बोलने लगी, देखो सबसे पहला फ़ोन मुझे जो है ना वो अनुपम खेर का आया है, और वो महसूस कर रहा था कि कुछ
ऐसा कुछ बिछुड़ गया है हमारे साथ कि जो अब लौट के नहीं आने वाला है। उसके अलावा भी वो कई चीज़ों में जुड़े रहते थे, प्रोत्साहन देना। हमसे जब मिलते भी थे कभी भी तो बड़े बड़े गर्मजोशी से मिलना उन्होंने, और पूछना कि आप आजकल क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। और कई बार हमें ऐसा लगता था कि शायद उनको सब पता था, फिर भी हमें एक हौसला देने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए वो सब बातें हमसे ये कर रहे हैं। अगर आप उनके बचपन की और नज़र दौड़ाएं तो जब मैं कविता सुन रहा था उनकी माँ, तो उन्होंने अपने पिताजी को बहुत बचपन में खो दिया था और माँ ने ही उनका पालन पोषण किया। और एक बड़ी ख़ास बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस परिवार से वो रहे, वो एक संयुक्त परिवार का ना बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल रहा है। उनके चाचा जी पहले चंडीगढ़ में थे, फिर शिमला सेक्रेटेरिएट में भी आए, तो साथ में वो सारे लोग जो थे वो शिमला की तरफ भी उनका जो है वो आना शुरू हुआ। और आई थिंक उसी कड़ी में कैलाश जी भी शिमला में पहुंचे और यहाँ पे उन्होंने सर्विस करने का अपना सिलसिला शुरू किया। हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा एक लॉस है। हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट के भी अलुमनाई थे, उन्होंने पीएचडी यहीं से करी, और वो पीएचडी भी उस समय करी जब लोग पीएचडी इसलिए नहीं करना चाहते थे कि हमें इसका कुछ फ़ायदा होने वाला है, बट इसलिए करना चाहते थे कि शायद हम इससे कुछ और अपने जो अनुभव है उनको बड़ा करें और विद्यार्थियों के साथ जो ये अनुभव है उनको साझा करें। और ये जो विद्यार्थियों के साथ उनका जुड़ाव था, मेरे को लगता है जब हम आज ये चर्चा करते हैं कि विद्यार्थी को क्लासरूम में नहीं बल्कि क्लासरूम से बाहर ज़्यादा शिक्षा मिलती है, तो उस शिक्षा पद्धति को प्रयोग में लाने वाले कैलाश जी सबसे अनुपम उदाहरण हैं। मैं ज़्यादा तो क्या बोलूं, मन भर आता है उनके बारे में सोचते सोचते। कोई 2-2.5 साल पहले वो हमारे पास शिमला घर पे आए ठहरे हुए। उन दिनों वो न्यू शिमला में एक अपना उनका छोटा सा उन्होंने फ्लैट ले रखा था, उसका वो काम करवा रहे थे। और कि मैं इसको ठीक करवाना चाहता हूँ क्योंकि वो शिमला के साथ जो जुड़ाव था ना वो छूटता नहीं है। शिमला में आकर के आप बेशक बाहर भी चले जाएं तो शिमला आपको बुलाता रहता है। वो सिलसिला भी उनके साथ हमेशा जुड़ा रहा। मेरे पास ज़्यादा शब्द तो नहीं है उनको कहने के लिए, बट जहाँ भी कैलाश जी रहें, मेरे को लगता है हमारा साथ छूटा नहीं है, वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। और मैं उनके परिवार की तरफ से ये थिएटर परिवार जो है उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये आयोजन किया। और मैं जो भी, अगर ये आपने रिकॉर्डिंग की हुई है तो मैं चाहूँगा कि ये रिकॉर्डिंग हम उनको पहुँचा सकें। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश एलुमनी एसोसिएशन की तरफ से हम एक पत्रिका निकालते हैं, समर हिल पैनोरमा, और जो मैंने अभी मैम पढ़ रही थी उनकी लेख को, एक कविता भी आपने कृष्ण जी की पढ़ी। अगर आप मुझे कुछ लिख के देना चाहेंगे तो आजकल हम उसकी तैयारी कर रहे हैं छात्रों की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि उस पत्रिका के माध्यम से शायद हम कैलाश जी को एक बार फिर उनके प्रशंसकों के साथ, उनके विद्यार्थियों के साथ पहुंचा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पूछा था सर। I didn't really want to speak on the occasion because it is difficult. However, because Joshi uncle asked me to, so I will. First of all, on behalf of the fraternity of English teachers in Himachal Pradesh, I would like to offer our tributes to our respected, revered Professor Ahluwalia. As Professor Ahluwalia just told us, he was a legend amongst our fraternity. Some of us did not have the good fortune of working with him,
but we were young, people of my age were young, and we were able to watch the productions that Sir put up in Gaiety Theatre and also in Sanjoli College whenever we were invited to watch them. What I remember of Ahluwalia Sir is his closeness with my guru, Professor Anil Wilson, and they had a happy time together. They would laugh together, they would have tea together, and they would walk down the Takad Bazaar Sanjoli Road together, discussing all manners of things. And I could gather that he was a great friend. I have also gathered that he was a great mentor, but most of all, he was a beautiful human being. And teachers like him never pass away. Teachers like him continue to live in the hearts and minds of his students. He was a teacher also to the dramatic fraternity of Simla, and wherever people who have learned from him have gone, they have taken a piece of Professor Ahluwalia with them. And so as I can see that there is Ravi Kaushal sir, there Anupam Kherji has been mentioned, and all the other people, Jawahar Kaulji, Kamal sir, all of them are carrying pieces of Dr. Ahluwalia with them. All the damn ousties will read his autobiography, and it will be their autobiography too. A teacher like him and a writer like him will be felt on the stage of this world for all times to come. He will show up again and again in the memories of generations. As he worked together, as we learned from Sir, he pieced together his Vanshawali. He will feature in the emotional Vanshawali of many people for many, many years to come. Professor Ahluwalia is making heaven a stage today. He will be producing, acting, writing in heaven, as we know, and God himself is the audience. The greatest tribute to him today would be for the English fraternity to bring out something in his memory, and I do hope that the Gaiety Repertory will bring out a production in his memory. And I hope people who have been associated with him will come together and give the performance of their lifetime. I look forward to that. Thank you very much for the opportunity. मैं भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश गेटी ड्रामेटिक सोसाइटी तथा गेटी ड्रामेटिक रेपेट्री की तरफ से प्रोफेसर कैलाश आहलूवालिया को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके परिवार को इस अपूर्णीय क्षति जो कि कभी भी पूरी नहीं होगी उसको सहने की शक्ति दे। हमारी जो हमारे पुराने वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, हमने उनसे बहुत कुछ उनके बारे में सुना था और एक चीज़ जो सब में सबसे कॉमन सुनी थी वो ये थी कि वो बहुत ही सौम्य और बहुत ही मधुर स्वभाव के व्यक्ति थे। पिछली बार जब हमने थिएटर फेस्टिवल अरेंज किया था तो हमने जो हमारे पुराने वरिष्ठ रंगकर्मी थे उन्होंने जब सम्मानित करने के लिए हम उनका चयन कर रहे थे नाटक रंगकर्मियों का, तो सबका एक ही मत था कि सबसे पहला जोशी जी और उनसे ही शुरू करना चाहिए। तो उस संदर्भ में मेरी उनसे बात हुई, तो जिस तरह से उनसे बात हुई और जैसे उन्होंने बात की और वो जिस तरह से शिमला आए और जिस तरह से उनका बहुत ही पोलाइट और बहुत ही सौम्य सा बिहेव था, वो हम पे भी मतलब काफ़ी लंबी छाप छोड़ गया। मैं दोबारा से अपने विभाग की तरफ से, अपनी सोसाइटी की तरफ से
गेटी ड्रामेटिक सोसाइटी की तरफ से, रेपेट्री की तरफ से उनको द्वारा से पुनः भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। मैं इस बारे में अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मार्च 23 में उनकी अंतिम विजिट थी शिमला की, और उस वक्त वो भराड़ी में ठहरे थे। किसके यहाँ ठहरे थे ये शायद प्रोफेसर पीके एलुवालिया जी बताएंगे कि भराड़ी में वो किसके पास जा कर के ठहरे थे, क्योंकि वो मेरे साथ गए थे। मैं भी भराड़ी में ही रहता हूँ। मैंने उनको कहा था कि मेरे साथ चलो, और चलते चलते जब हम भराड़ी पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ उतार देना जहाँ सारी बसें रुकती हैं, क्योंकि वो भूल गए थे कि वो कहाँ ठहरे थे। और मैंने उनसे ये निवेदन किया था कि आप टेलीफोन करें और टेलीफोन करके पता करें कि वो किस जगह ठहरे हैं। उन्होंने कोशिश करी, लेकिन उस दूसरी ओर से कोई उत्तर नहीं आया। तो मैंने उन्हें उतार दिया वहाँ जहाँ सारी बसें खड़ी होती हैं, जैसा उन्होंने कहा था, और मैं चला गया। कुछ देर बाद मुझे ख्याल आया कि पता नहीं मैंने उनको कहाँ उतारा, वो उतरे भी, जगह में पहुँचे या नहीं पहुँचे। मैंने उन्हें फिर फ़ोन किया। फ़ोन करने पर उन्होंने कहा नहीं मैं पहुँच गया। तो मुझे आज तक ये मालूम नहीं, वो पीके एलुवालिया जी बता सकते हैं किसके यहाँ ठहरे थे। उनके ब्रदर इन लॉ रहते हैं भराड़ी में, वो भी बेचारे अभी उनकी कोई 4 महीने पहले डेथ हुई है, और कैलाश जी उसमें आए हुए थे, और देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इतनी जल्दी चले गए। तो उनके पास वो सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वो जब मेरे साथ गए तो मुझे बिल्कुल नहीं ऐसा लगा कि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि वो हमें छोड़ करके चले जाएंगे। मैं आज उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों ने उनके नाटकों के बारे में बहुत चर्चा करी, उनके साहित्य के बारे में कम चर्चा हुई। हालांकि एक कविता माँ की पढ़ी थी। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, जैसा कि भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि 20 कहानियाँ तो उनकी आकाशवाणी से प्रसारित भी हुई थी। आज मुझे एक कहानी का बहुत याद आ रही है, उनकी एक कहानी बहुत याद आ रही है, जो शायद उन्होंने 2016 में लिखी थी। वो कहानी है ऐसे ही हैं वो दिन, ऐसे ही है ये दिन। उसमें क्या होता है कि एक पिता, वो एक व्यक्ति है, उसे रात को नींद नहीं आती है। वो लाइट जलाता है और लाइट बुझाता है, लाइट जलाता है, लाइट बुझाता है, लेकिन बुझी हुई लाइट में भी उसे नींद नहीं आती है। तो वो उठकर जाता है खिड़की के पास, अपनी खिड़की खोल देता है। खिड़की खोल करके आसमान नजर आता है, आसमान में कुछ तारे नजर आते हैं। उन तारों में एक तारा बड़ा सा चमक रहा होता है। वो ये कहता है ये मेरे पिता का तारा है, शायद मेरे पिता यहाँ हैं। उसके साथ एक छोटा सा और तारा भी है। वो सोचता है ये मेरी माँ का तारा है। उसके साथ ही उसे 2 तारे और नजर आते हैं। वो कहता है ये मेरी भाई का और बहन का तारा है। आगे चलकर वो लिखते हैं कि ये तारा तो सबको बंद है, किसी न किसी दिन ये तारे हमने सब ने बन जाना है। तो आज जो हम याद कर रहे हैं कैलाश अहलूवालिया जी को, वो तारा बन गए। उस तारे की जो चकाचौंध है, जो कुछ भी उसकी छटपटाहट है, वो हम तक पहुंच रही है। विजेंद्र एक कवि हुए, बहुत बड़े कवि हैं। उनकी पता नहीं कितनी कविता पर किताबें लिखी हुई हैं।
उस पर विजय पर कैलाश अहलूवालिया जी ने अपनी लोक धर्मिता का दर्शन उस पर लिखा है। उन्होंने कंठवासा फूल नामक एक कविता है जो बहुत लंबी कविता है। लंबी लंबी कविताओं को पढ़ने का मौका उन्हें तब मिला जब उन्होंने उस पर लोक धर्मिता पर काम करना शुरू किया। वो कवि के लिए कहते हैं कि कवि ऐसा नहीं है जो आदम का दायदे के सामने खड़ा हो जाए और सब कुछ वो लिख दे जो उसे नजर आ रहा है। कवि वो होता है जो हमारी प्रक्रिया को अग्रसर करे और हमें विकास की ओर ले जाए, वो कवि होता है। तो ऐसे ही उनकी कविताओं के बारे में एक बहुत समीक्षक है, बहुत अच्छी समीक्षक है चंडीगढ़ की, श्रीमती रंजन। उन्होंने लिखा है कि उनकी कविताओं की पुस्तकें मैंने पढ़ी और कविताओं की पुस्तकें पढ़ करके मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कवि और कोई नहीं है। इतनी भावभीनी कविताएं हैं, ना उसमें बहुत ज़्यादा आंचलिकता है, ना बहुत ज़्यादा बिंब है, बल्कि उनकी कविता सीधी सीधी एक आदमी पर अटैक करती है। जैसे आज हमने माँ पर लिखी हुई उनकी कविता को सुना। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि पोपली सी हंसी से मोगरे के फूल गिरते हैं। कितनी अच्छी बात है इस कविता में कही गई है। तो इतनी बढ़िया कविता करने वाले व्यक्ति के बारे में अगर जैसा कि प्रोफेसर मनोहर ने कहा कि वो कूल माइंड थे, क्रोध कभी नहीं आता था, और मंजीत ने भी ये बताया कि वो सारा सत्यानाश कर दिया उन्होंने जू स्टोरी का, लेकिन फिर भी वो खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कहने लगे नहीं ऐसा तो होता ही है। तो क्रोध वाकई में आदमी की बुद्धि को नाश करता है। गीता में भी कहा गया है क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति। वहां जाकर के क्रोध अगर करे आदमी तो वहां जाकर के उसका सर्वनाश हो जाता है। तो अंत में मैं यही चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार आज के दिन से ये प्रतिज्ञा करें कि आप क्रोध नहीं करेंगे, और यही उनके लिए बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा उनके लिए एक देन होगी आप लोगों की अगर आप उनके एक क्रोध करना छोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साथ ही साथ उनके परिवार के लिए भी कहता हूँ, जैसा कि पहले भी कहा गया है कि ये क्षति कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। इतने भले इंसान का चले जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुख है, दुखद है, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि हमें आगे से क्रोध नहीं करना है। धन्यवाद महोदय। ये जो आपने उक्ति कही है कि हमें क्रोध नहीं करना है, ये एक सबसे अच्छा और सबसे बड़ा और बहुत ही प्रासंगिक संकल्प है आज, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अंत में इस महान विभूति को, इस महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं निवेदन करूंगा आप सभी से अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। 2 मिनट का हम लोग